गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रेनेल डिफ्रैक्शन पढ़ा था और उसका एक अनुप्रयोग था, एप्लीकेशन था कि सिंगल स्लिट से फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन कैसे होता है और उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए हमने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन था वो फाइंड आउट किया था डिफ्रैक्शन का। अब हम दूसरा जो था वो प्रकार डिफ्रैक्शन का, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, उस पे अपन बात करेंगे। दूसरा प्रकार जो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन था वो ज़्यादा दूरियों के लिए काम में लेते थे कि विवर्तक से स्रोत और पर्दे की दूरियां क्या होनी चाहिए, बहुत अधिक होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब प्रभावी रूप से अनंत होनी चाहिए, जिसके लिए हम दो लेंस प्रयुक्त करते थे, L1 और L2। एक लेंस से हम समांतरित किरण पुंज प्राप्त करते थे और दूसरे लेंस से जो विवर्तित तरंगिकाएं थी उनको अपन अध्यारोपित करवाते थे पर्दे पर। ये वाली स्थिति है। तो अब इसमें अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इंटेंसिटी हमें पर्दे पर मिलेगी। ये अपने पास फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का पैटर्न का डायग्राम है, सॉरी, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए डायग्राम है, ये अपन यूज करते हैं। यहाँ ये विवर्तक रखा रहता है। इसमें पहला ही है वो है एकल रेखा छिद्र से फ्राउनहोफर विवर्तन। ये जो अनुप्रयोग है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का, एकल रेखा छिद्र से फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट का मतलब अपने पास ये जो कागज है, कागज का पर्दा है, सपोज ये पूरा का पर्दा है, ये कोई पर्दा है अपने पास, कागज है और किसी चीज का पर्दा है। इसमें अपन छोटा सा यहाँ एक स्लिट काटते हैं, ऐसे ये स्लिट काट लिया अपन ने। इसमें से इसके किनारों से डिफ्रैक्शन कैसे होता है, प्रकाश इस पर उस तरफ से आपतित होता है, तो इस तरफ किस प्रकार से डिफ्रैक्शन अपने पास बनता है पैटर्न पर्दे पर, वो अपन देखते हैं। तो यहाँ इसको इधर साइड से देखेंगे, अपन इस साइड से देखेंगे तो अपन को क्या दिखेगा, ऊपरी किनारा, इधर से देखो ये कटा हुआ दिखेगा, ऐसे ऐसे स्लिट है, ऐसे स्लिट है, तो यहाँ बीच वाला भाग ये दिखेगा। इसका ये जो सिरा है ये अपन ने ए कह रखा है और इसका ये जो सिरा है इसको अपन ने बी कह रखा है, जहाँ ये ए रहा और ये बी रहा। तो साइड से देखेंगे तो अपन को ऐसे दिखेगा, ऊपर रेखा, नीचे रेखा और बीच वाला पार्ट खुला, ये दिखेगा, ये सिंगल स्लिट हो गई अपने पास। इससे हम ज्ञात करेंगे, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस सिंगल स्लिट पर लैम्डा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है। यहाँ अपन ने लेंस लगाया हुआ है, पहले से प्रकाश स्रोत से आने वाला प्रकाश है वो समांतरित किरण पुंज के रूप में यहाँ आपतित होता है, जो W और ये F के रूप में यहाँ आपतित हो रहा है। हमने जो स्लिट ली है इसकी चौड़ाई अपने पास कितनी है, E इस स्लिट की चौड़ाई है। और हम ये कहते हैं कि यहाँ से ये जो द्वारक था, यानी ये जो स्लिट थी, स्लिट से जो विवर्तित तरंगागर है वो इस तरफ गमन करता है, किसी कोण थीटा की अपन बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए अपन बात कर रहे हैं। हाँ, सभी दिशाओं में जाएगा, सीधी भी प्रकाश किरणें जाएंगे विवर्तित होकर, इधर भी जाएंगे, ऊपर की तरफ भी विभिन्न कोणों पर जाएंगे, नीचे की तरफ भी विभिन्न कोणों पर जाएंगे। हम इनमें से आर्बिट्ररी सेलेक्ट कर रहे हैं कि सपोज किसी कोण थीटा पर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने पास विवर्तित होती हुई इधर आ रही हैं, उनकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए देखो क्या करेंगे, हाइगेन का तरंगी का सिद्धांत अपन काम में लेते हैं। हाइगेन का तरंगी का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे ही ये तरंगागर यहाँ आपतित होता है ए और बी स्लिट पर, ए बी स्लिट पर, तो यहाँ इस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत का कार्य करता है, प्रत्येक बिंदु। इसका मतलब यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी। हमने सरलता के लिए यहाँ केवल 3 द्वितीयक तरंगिकाएं दिखा रखी है, इस प्रकार की अनेकों तरंगिकाएं यहाँ उत्सर्जित होंगी। समझ गए, हमने केवल 3 दिखा रखे हैं सरलता के लिए। तो क्या होगा, हम इस किसी थीटा कोण पर विवर्तित तरंगिकाओं की अपन बात कर रहे हैं, तो ए सिरे से विवर्तित तरंगिका है वो यहाँ से इस लेंस L पर पहुंचती है, L2 पर, और यहाँ से फोकसित होती है P बिंदु पर। ऐसे ही इससे इधर जब बढ़ते जाएंगे तो इधर वाले तरंगिकाएं आएंगी, समांतर आएंगी तरंगिकाएं थीटा कोण पर विवर्तित होते हुए, वो लेंस में से गुजरने के पश्चात P बिंदु पर फोकसित हो जाती है। समझ गए, ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। अब हम कह रहे हैं कि ए से बी की ओर बढ़ते हैं। ए से बी की ओर जैसे बढ़ते हैं, वैसे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इन तरंगिकाओं में पथांतर बढ़ता जाता है। पथांतर का मतलब ये हुआ कि जो तरंगिका ए से चलकर पी पर पहुंचेगी, वो जितनी दूरी तय करती है, मान लो वो अक्स है ना, इससे जस्ट अगले तरंगिका वो यहां से जाकर के पी तक पहुंचेगी, दूरी तय करेगी, वो अक्स 1 है। तो ध्यान रखना अक्स 1 ज्यादा बड़ी होगी, अक्स की तुलना में क्या होगी, ज्यादा। ऐसे ही थोड़ा ऊपर से जो तरंगिका जाएगी वो और ज्यादा दूरी, सपोज वो अक्स 2 है, अक्स 2 इससे बड़ी है। सपोज बी तक जाते जाते देखते जाते हैं तो बी से जो तरंगिका जा रही है वो और सबसे ज्यादा दूरी तय करती है, तो अक्स एन है वो, सपोज एन भी तरंगिका। इसका मतलब अपन ए से बी की तरफ जाते हैं तो तरंगिकाओं द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, इस बिंदु पी के लिए बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये होता है कि इस ए पॉइंट से ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो प्रत्येक जो बिंदु अपने पास है तरंगागर पर, उदित तरंगिकाएं उत्सर्जित रहेगा, उन तरंगिकाओं में पथांतर बढ़ता जाएगा, पथ का अंतर बढ़ता जाएगा।
है ना, उनका पथ बढ़ता जाएगा, कहने का मतलब तो किन्हीं भी दो क्रमागत तरंगिकाओं में पथांतर अपन को मिलता जाएगा, ये देखने की बात है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो तरंगिकाएं जा रही हैं सपोज, उन तरंगिकाओं में हम ये देखते हैं कि ए बिंदु से लेकर बी तक उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, तो ए से जाने वाली और बी से जाने वाली तरंगिका के बीच नेट पथांतर कितना हो जाएगा, टोटल टोटल कितना हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ए से लंब डालते हैं, ये के बिंदु पर लंब डाल दिया, तो ये जो दूरी है इधर वाली, ये दूरी बी के, ये बी के, ये बी के है, ये पथांतर कहलाता है नेट। और यहाँ इस छिद्र की, रेखा छिद्र की चौड़ाई ई है, थीटा कोण पर हमने देखा था, तो यहाँ ये कोण भी कितना हो गया, थीटा, ये थीटा हो गया, तो ई साइन थीटा हो गया अपने पास। तो बीके की लंबाई का मान, बीके का मान कितना हो गया, ई साइन थीटा। ये नेट पथांतर, टोटल पथांतर, ए से और बी से जाने वाले तरंगिकाओं के मध्य, यानी किनारों से जाने वाले। अब हम कहते हैं इनके बीच कलांतर कितना होता है, कलांतर कितना होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर, ये वाला, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू बीके, बीके का अपने मल्टीप्लाई के ई साइन थीटा मान, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा, यानी 2 पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ये अपने पास नेट कलांतर आ गया। किसमें, नेट कलांतर किसमें आया, इस ए से जाने वाले और बी से जाने वाले एक्सट्रीम पॉइंट से जाने वाले तरंगिकाओं के मध्य नेट कलांतर जो बढ़ता है, यहाँ से जाने वाले तरंगिकाओं उनके उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, नेट इतना हो जाता है। तो कितना होगा, सपोज मैं ये मान लूं कि यहाँ से 1 2 3 4 करते करते पी कला संबद्ध स्रोत है, तो पी तरंगिकाएं जा रहे हैं, तो पहली और अंतिम के बीच है, ये पता, ये कलांतर तो पी है, तो किन्हीं भी दो लगातार जा रही है, उनके बीच कितना हुआ, पी से भाग लगा दो। तो प्रत्येक दो क्रमागत तरंगिकाएं हैं, पहली जस्ट उससे अगली, उनके बीच जो पथांतर होगा वो कितना होगा, कलांतर होगा, सॉरी, वो कितना होगा, लैम्डा अपॉन पी हो जाएगा, क्योंकि पी के बीच टोटल डेल्टा है, तो एक के बीच कितना, किन्हीं भी दो के बीच कितना हो गया, डेल्टा अपॉन पी हो गया। अब अपन क्या करते हैं, अब हमें ये तो पता चल गया कि कलांतर कितना हुआ, किन्हीं भी दो क्रमागत के बीच कितना होगा, नेट कितना होगा, ये पता चल गया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो प्रत्येक तरंगिका है उसके कारण आयाम होगा, और यहां से पी तरंगिकाएं सपोज बिंदु पी तक जा रही हैं, तो उन सब के कारण यहाँ नेट पथांतर क्या होगा और उसके कारण कितना कलांतर होगा, वो हमने ज्ञात कर लिया। अब ये देखेंगे वहां उनके कारण नेट आयाम और तीव्रता कितनी होगी। तो आयाम अपन क्या करते हैं, बहुभुज विधि से ज्ञात करते हैं, बहुभुज विधि से। क्यों, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इनका जो विस्थापन है सपोज, है ना, ये आयाम है, उसका जो सदिश रूप है, उस सदिश रूप के रूप में अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। कहने का मतलब, अगर अपन ये कहेंगे एक तरंगिका है, उसका जो विस्थापन आयाम है, या आयाम की बात करें, सपोज अक्ष 1 है, तो अपन सदिश अक्ष 1 करेंगे, दूसरी का अक्ष 2 है, तीसरी का अक्ष 3 है, तो नेट कितना हो जाएगा, नेट अपन अध्यारोपण के सिद्धांत से कहते हैं कि नेट इन सभी विस्थापनों के सदिश योग के बराबर। और सदिश योग में कोई भी दो अगर अपने सदिश है, इनका परिणामी निकालते हैं, फिर दो का परिणामी, फिर परिणामी निकालते हैं, इस प्रकार से अपन ज्ञात करते जाते हैं। तो कहने का मतलब अपने पास सदिश योग ज्ञात करने के कई तरीके हैं, त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, बहुभुज नियम। तो यहाँ क्यों, चूंकि बहुत सारे सदिश हो गए, बहुत सारी तरंगिकाएं हैं, तो उनका आयाम सदिश है, विस्थापन सदिश अपन लेंगे तो अपने पास क्या होगा, बहुत सारे सदिश पी सदिश हो जाएंगे, तो पी सदिशों के लिए अपन बहुभुज के आलेखन विधि काम मिलेंगे, बहुभुज विधि या आलेखन विधि काम मिलेंगे। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि सपोज कोई भी एक तरंगिका है ना, उस तरंगिका से तरंगिका जो आयाम है वो सपोज अपन ने ए मान लिया, कितना मान लिया, ए मान लिया, और प्रत्येक का ए है, इसका मतलब दूसरी का भी ए, तीसरी का भी ए। लेकिन एक चीज देखी कि आपने, पहली और दूसरी तरंगिका जो है, पहले पॉइंट से उत्पन्न और दूसरे पॉइंट से उत्पन्न जो तरंगिका, उनके बीच कालांतर है डेल्टा अपॉन पी, कितना है, पी। अगली के बीच भी कितना है, डेल्टा अपॉन पी। इसको सपोज मैं फाई कह देता हूँ एक बार के लिए, कि क्रमागत जो तरंगिकाएं हैं उनके बीच क्या है, आयाम तो समान है और कालांतर कितना है, फाई, ये बात है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली तरंगिका सपोज अपने पास ये थी, उसको सदिश रूप में अपन दिखाएं, उसके आयाम को, तो उसके आयाम को सदिश रूप में दिखाएं, तो सपोज पहला सदिश ये था, है ना, इसको आगे बढ़ाएं तो ये स्थिति होगी। अब दूसरा जो सदिश होगा उसको अपन सदिश रूप में दिखाना चाहेंगे दूसरे तरंगिका के आयाम को, लेकिन एक चीज और देखना है साथ के साथ, उसमें दूसरे वाले और पहले वाले में कलांतर का ध्यान रखना, वो डेल्टा अपॉन पी होगा, यानी फाई। तो दूसरी का इससे फाई कोण पर मिलेगा, तीसरा इससे फाई कोण पर मिलेगा, चौथा इससे फाई कोण पर मिलेगा। ऐसे करते करते अपन फाई कोण पर जाते जाएंगे, तो ये जो अपने पास सदिश थे, ये मुड़ते 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 कहां तक आगे, सपोज एनवा यहां तक पहुंचा। पहला सदिश इधर था, है ना, एनवा सदिश अब इस डायरेक्शन में है, समझ गए। तो पहले को आगे बढ़ाओ और एनवे को पीछे बढ़ाओ, है ना। तो पहला इधर था, एनवा इधर है, इन दोनों के बीच नेट कलांतर कितना है, डेल्टा, वही तो अपन ने बता रखा है पीछे, वो नेट कलांतर यानी डेल्टा अपॉन पी, डेल्टा अपॉन पी प्रत्येक के बीच है,
जब डेल्टा अपने पास पी सदिश अब एक दूसरे के साथ इस तरह से रखे जाएंगे तो पहले और अंतिम के बीच नेट कितना हो जाएगा, डेल्टा। ये नेट कालांतर है जो अपने दिखा रखा है, ठीक है, ये नेट कालांतर। मैं ये कहता हूं कि सपोज अपने पास ये एन सदिश है ना, तो एन सदिश है तो हम ये जानते हैं कि पहला सदिश, दूसरा सदिश, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, एन सदिश आ गए। तो इन सब का सदिश योग क्या होगा, पहले के पहले के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम सदिश के अंतिम बिंदु को आप सीधा मिला दो, तो ये जो सदिश बनेगा ये इन सभी का परिणामी होगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो एन तरंगिकाओं के आयाम मैं बता रहा हूं, ए कितनी बार ले रहा हूं, पी बार ले रहा हूं, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये सदिश ए एन बार जो पी बार जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, इतना होना चाहिए एक तरह से, है ना, सीधा जोड़ू तो। लेकिन ये बहुभुज विधि है, बहुभुज विधि में हमें ये जो सदिश है ये नेट सदिश बताएगा, सदिश ए बी का जो परिमाण है वो इन सब का नेट बताएगा, वो हमें याद करना है। उसके लिए अपन एक सरल तरीका अपनाते हैं। उसके लिए अपन ये कहते हैं कि सपोज ये जो अपने पास संख्या है p वो बहुत अधिक है, सपोज p टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो इन सदिशों की संख्या बहुत अधिक होगी, तो इनको जब पास पास रखते जाएंगे तो इनमें एकदम से मोड़ या किनारा ना दिख करके एकदम से ये चाप के रूप में दिखेंगे अपन को, ऐसे समझ गए, चाप के रूप में दिखते हैं। और वो जो चाप है उसको अगर अपन पूरा गोला बनाए, वर्त बनाए, तो जिसका हिस्सा है उसका सेंटर सपोज सी है, कितना है उसका सेंटर, ये सी पॉइंट है मान लिया हमने, ये सी सेंटर पॉइंट मान लिया हमने उसका, उस चाप का, इस चाप का ये सेंटर पॉइंट, हमें ए बी ज्ञात करना है, सी सेंटर पॉइंट है। तो ये जो अपने पास ज्यामिति बनी है, ये देखो ये वाली ज्यामिति, ये दिख रही है आपको, कौन सी ज्यामिति, ये वाली ज्यामिति, तो सेंटर पॉइंट को अपन ए और बी से मिलाते हैं, तो ये सामने वाले कोण क्या होते हैं, एक 360 डिग्री होते हैं, सॉरी 180 डिग्री होते हैं, सामने वाले चतुर्भुज के चारों कोण 360 डिग्री आंतरिक कोण। तो ये वाले जो कोण होते हैं अपने आमने सामने के, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो अपन ये कहें कि ये जो कोण था, ये बाहर वाला डेल्टा है, तो अंदर वाला कितना हो गया, 180 माइनस डेल्टा, और ये सामने वाला ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर के कितना बनाते हैं कोण, 180, तो ये 180 माइनस डेल्टा है, तो ये कितना हो गया, डेल्टा, तो नेट कितना हो गया, दोनों का योग 180, तो ये कोण कितना हो गया, डेल्टा। यानी सी को अगर मैं ए और बी से मिलाऊं, यहां से यहां तक मिलाऊं, तो ये कोण नेट डेल्टा हो गया। तो आधा कोण कितना हुआ, ये वाला आधा कोण। अब एक चीज और करता हूँ, सी से मैं ए बी पर लंब डालता हूँ, लंब डाल दिया जी बिंदु पर, ये आधा कोण कितना हुआ, डेल्टा बाई 2, ठीक है, इजी हो जाएगा इससे थोड़ा सा। और ये जो मैंने चाप लिया है, इस चाप की जो त्रिज्या है वो कितनी है, वक्रता त्रिज्या आर है। तो अब मेरे पास क्या आ गई, ये कोण आ गया डेल्टा, ये टोटल ये त्रिज्या आ गई, और ये चाप है, चाप की लंबाई कितनी है टोटल, p इंटू ए, क्योंकि ए जो सदिश है वो p बार रिपीट हुए, तो कोण की परिभाषा से क्या हो जाएगा, चाप बट्टे त्रिज्या, तो पी ए अपॉन आर, तो यहां से आर का मान आ गया अपने पास पी ए अपॉन डेल्टा, ये आर आ गया, समझ गए। अब ये आर आ गया, तो हम क्या करते हैं, यहां से जो हमने लंब डाला था, सी से जी पर लंब डाला था, ये दूरी अपने पास आई गई, ये कोण अपन को पता है आधा डेल्टा बाई 2 है, तो ये इधर वाली दूरी चाहिए, तो साइन का फॉर्मूला लगा दो, साइन डेल्टा बाई 2 बराबर ए जी अपॉन ए सी, ए जी अपॉन ए सी, ए जी का डबल है वही तो ए बी है ना, तो यहां से ए बी रेखा की लंबाई कितनी होगी, 2 इंटू ए जी, यानी 2 आर साइन डेल्टा बाई 2, ये इसकी लंबाई होगी चाप की। ये चाप की लंबाई नहीं है, ये एक्चुअल में अपने पास ये जो चाप की लंबाई है, ये एक्चुअल में अपने पास है क्या, इन सारे सदिशों का सदिश योग है, और वो क्या है, इन सभी तरंगिकाओं के सदिशों का योग, या आयामों का योग, एक तरह से इसका मतलब ये परिणामी आयाम है एक तरह से देखा जाए तो, इस रेखा छिद्र की लंबाई। तो अपने पास इस आर का मान यहाँ रखे हैं पर, अगर ये भी रेखा छिद्र है, आर का मान यहाँ से रख दें, आर का मान यहाँ से रखे तो कितना होगा, ये रेखा छिद्र की लंबाई, तो सदिश ए बी का परिमाण 2 एच जी टी है, यहाँ आर का मान रखूंगा तो पी ए डेल्टा साइन डेल्टा बाई 2, पी ए साइन डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा बाई 2, ये डेल्टा बाई 2 को यहाँ नीचे ले गया। तो परिणामी आयाम इसका मतलब पी पर ये रेखा छिद्र की जो लंबाई थी इसका परिमाण ही तो सदिश ए बी का आयाम था, तो पी पर परिणामी आयाम कितना होगा, इसको मैं कैपिटल ए से लिख रहा हूँ, पी ए साइन डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा बाई 2 इक्वल टू पी ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। मैं इस डेल्टा बाई 2 को मैं अल्फा मान लेता हूँ सरलता के लिए, बार बार बट्टा बट्टा नहीं लिखना पड़े, इसलिए अब अपने पास जो परिणामी आयाम था वो आ गया ये। इसका मतलब पर्दे पर जो बिंदु P था, उस पर्दे वाले बिंदु P पर परिणामी जो आयाम होगा सभी तरंगिकाओं का, वो होगा अपने पास पी ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, यानी वो झुकाव पर, यहाँ अल्फा वास्तव में है क्या, डेल्टा बाई 2, डेल्टा बाई 2 यानी पाई ई साइन थीटा
अपॉन लेमडा, ठीक है, क्योंकि डेल्टा कितना था 2 पाई ई साइन थीटा अपॉन लेमडा, तो अल्फा कितना हो जाएगा पाई ई साइन थीटा अपॉन लेमडा, वो अपन को पता है। आयाम अपने पास आ गया तो हम तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने तीव्रता ज्ञात करी, तीव्रता क्या होता है आयाम का स्क्वायर के समानुपाती, तो आई बराबर ए स्क्वायर पी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी आई नॉट ए नॉट स्क्वायर यानी पी स्क्वायर ए स्क्वायर को अपन ए नॉट स्क्वायर मान लेते हैं। ए नॉट स्क्वायर वो तीव्रता है जब सारी तरंगिकाएं जो होती हैं विवर्तित, वो समान पथ तय करके पर्दे पर पहुंचते हैं किसी बिंदु पर समान कला में, उनमें कोई कलांतर कोई पथांतर नहीं होता। उस कंडीशन में पर्दे पर जो अधिकतम तीव्रता होती है वो पी स्क्वायर ए स्क्वायर होती है, समझ गए। उसको मैंने क्या मान लिया ए नॉट स्क्वायर यानी आई नॉट मान लिया, आई नॉट इंटू साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, ये अपने पास तीव्रता आ गई, ये परिणामी तीव्रता है, ठीक है। तो इस परिणामी तीव्रता का मान अपन को ज्ञात करना था, आयाम अपने पास परिणामी आ गया, तीव्रता अपने पास परिणामी आ गई, पर्दे पर ये अपन ने ज्ञात कर लिया बिंदु पी पर। अब चूंकि हम ये कह रहे थे कि ये जो तीव्रता है ये अल्फा पर डिपेंड करेगी, अल्फा का मान कितना होता है पाई ई साइन थीटा अपॉन लेमडा, यानी ये अल्फा किस पर डिपेंड करता है थीटा पर। थीटा क्या था, ये जो ए बी रेखा छिद्र था ए और बी वाला, तो ए से जो प्रकाश किरणें और बी से जो प्रकाश किरणें थीटा कोण पर विवर्तित हो रही थी, तो ये थीटा था। ये थीटा वेरी करता है यहाँ से यहाँ तक, अपन कह रहे हैं कि सीधी जा रही है तो थीटा 0 है, ऊपर जा रही है तो थीटा इस डायरेक्शन में है, नीचे जा रही है तो इधर वाला थीटा है, इस तरफ विवर्तन होगा। तो ये अपने पास जो ये पर्दा बनेगा मिड पॉइंट ओ से इधर और इधर, थीटा के वेरिएशन के अनुसार अपन को क्या मिलेगी इंटेंसिटी आई मिलेगी, क्योंकि अल्फा जैसे जैसे चेंज होगा यानी थीटा जैसे जैसे चेंज होगा अल्फा चेंज होगा, अल्फा चेंज होगा तो यहाँ इंटेंसिटी चेंज होगी। तो पर्दे पर इस प्रकार से ऊपर की तरफ या इधर दूसरी तरफ जाते हैं तो हमें इंटेंसिटी में वेरिएशन देखने को मिलता है। वो किस प्रकार से मिलता है वो अपन देखते हैं, इस पर कंडीशन लगा करके, ये जो अपने पास तीव्रता आई इस पर कंडीशन क्या लगाएंगे, ये जो तीव्रता अपने पास आई है आई बराबर आई नॉट साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, इस पर अपन लगाते हैं। तो सेंट्रल मैक्सिमा देखेंगे कि मैक्सिमा और मैक्सिमा कहाँ मिलेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब ये हुआ कि ये तीव्रता मैक्सिमम होनी चाहिए, तीव्रता क्या होनी चाहिए मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब है इस पॉइंट पर, यहां से अगर सीधे जाते, यहां से सीधी जाती प्रकाश किरणें सीधी जाकर के यहाँ लेंस से परावर्तित होने के बाद मिलती यहाँ पर्दे पर, तो वो जो सीधा का सीधा पॉइंट होता है वो सेंट्रल मैक्सिमा वाली स्थिति होती। तो सीधे पर्दे पर समान कला में जाती तो मिलती, मिलती तब कितनी तीव्रता होती वो अपन ज्ञात करते हैं मैक्सिमम तीव्रता। तो क्या होगा, हम ये कह रहे हैं कि ये आई बराबर आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, ये आई है ध्यान रखना, है ना, आई नॉट इसने लिख ही दिया बुक वाले ने, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हम चाहते हैं कि ये जो राशि है कोण वाली इसका मान 1 हो जाए, ये मान 1 कब होता है जब थीटा टेंस टू 0 होता है, यानी अल्फा टेंस टू 0। जब अल्फा टेंस टू 0 है लिमिट, आप जानते हो लिमिट अल्फा टेंस टू 0, तो साइन अल्फा अपॉन अल्फा दैट शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, हम ये जानते हैं मैक्सिमम मान ये होता है लिमिटिंग केस में। तो अपने पास ये मान 1 तब होगा जब अपने पास क्या होना चाहिए थीटा टेंस टू 0, डेल्टा टेंस टू 0, डेल्टा बाई 2 है तो डेल्टा टेंस टू 0 कर दो, चाहे अल्फा टेंस टू 0 कर दो। इस कंडीशन में अल्फा टेंस टू 0 का मतलब अल्फा का मान पाई ई साइन थीटा अपॉन लेमडा, तो थीटा टेंस टू 0 होना चाहिए, तो थीटा टेंस टू 0, तो थीटा 0 होने की स्थिति में अपने पास क्या होना चाहिए मैक्सिमम मान मिलेगा, वो मिलेगी आई बराबर आई नॉट, ये मैक्सिमम तीव्रता मिलेगी। ये केंद्रीय उच्चिष्ट कहलाता है, ये क्या कहलाता है केंद्रीय उच्चिष्ट कहलाता है। अल्फा बराबर 0 या थीटा बराबर 0 या डेल्टा बराबर 0 एक ही बात है तीनों, ये क्या कहलाता है केंद्रीय उच्चिष्ट कहलाता है, यानी जो सेंट्रल पॉइंट है जहां सभी तरंगिकाएं समान कला में पहुंचती हैं वहां केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा और वो हमारे पास ये मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि हमारे पास सपोज ये अपन तीव्रता वितरण देख रहे हैं, यहाँ ये सेंट्रल पॉइंट है ना, ओ बिंदु है सेंटर, और हमें यहाँ मैक्सिमम तीव्रता मिल गई। अपन तीव्रता को इस तरह से दर्शाएं तो मैक्सिमम तीव्रता इस प्रकार से मिल गई, यहाँ अधिकतम मान ये मिला सपोज हमें आई नॉट, ये आई नॉट है, इधर मैं आई डिनोट करूं तो, लेकिन अब इधर जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा कोणीय स्थिति में, यहाँ भी थीटा ले सकता हूँ, यहाँ भी थीटा, या यहाँ इधर अल्फा की बात कर सकता हूँ मैं कि इधर थोड़ा सा कोणीय विस्थापन करूं मैं या इधर करूं, तो उस स्थिति में तीव्रता घटेगी, घटेगी तो कहीं 0 की ओर भी आएगी, है ना, फिर मैक्सिमा की ओर जाएगी। तो ये जो 0 की ओर आती है, तो ये जो 0 वाली स्थितियां यानी तीव्रता की न्यूनतम तीव्रता वाली स्थितियां ये निम्निष्ट कहलाते हैं, ये मुख्य निम्निष्ट कहलाते हैं। ऐसे आगे जाएंगे तो और निम्निष्ट आएंगे, ये सारे के सारे निम्निष्ट क्या कहलाएंगे मुख्य निम्निष्ट कहलाएंगे।
अब ये निम्निष्ठ कहाँ मिलेंगे, क्योंकि उच्चिष्ट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं निम्निष्ठ भी मिलेंगे, तो ये निम्निष्ठ कहाँ मिलेंगे वो भी अपन देखते हैं। निम्निष्ठों का मतलब है वहां तीव्रता क्या होनी चाहिए, लगभग 0। तो तीव्रता 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, साइन अल्फा 0 होना चाहिए। लेकिन खास बात ध्यान रखना है, साइन अल्फा 0 होना चाहिए, अल्फा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा लिमिटिंग केस में साइन अल्फा अपॉन अल्फा ये 1 हुआ था, समझ गए बात आप। अल्फा 0 हो गया था उस कंडीशन में, तो केंद्रीय उच्चिष्ट मिल गया था हमें। अब अपन को साइन अल्फा 0 करना है, वो 0 होना चाहिए, अल्फा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि अल्फा इक्वल टू 0 होते तो वो कौन सी कंडीशन आ गई, मैक्सिमा वाली आ गई, सेंट्रल मैक्सिमा वाली कंडीशन आ गई। समझ गए बात आप। इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा वाली कंडीशन नहीं लगानी है, उसको अवॉइड करना, तो अल्फा नॉट इक्वल टू साइन अल्फा 0 होना चाहिए। साइन अल्फा 0 होने का मतलब क्या है, अल्फा का मतलब है डेल्टा बाई 2, तो डेल्टा बाई 2 0 होना चाहिए। इसका मतलब अल्फा 0, साइन अल्फा 0 कब हो सकता है, प्लस माइनस पाई हो मान, या प्लस माइनस 2 पाई हो, प्लस माइनस 3 पाई हो, यानी कहने का मतलब अल्फा का मान हो प्लस माइनस एम पाई। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा अपने पास, साइन अल्फा 0 हो जाएगा, अल्फा 0 नहीं होगा। उस कंडीशन में इंटेंसिटी आई क्या हो जाएगी, 0। तो अल्फा एम पाई, ये तो डेल्टा कितना हो जाएगा, 2 एम पाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, डेल्टा 2 एम पाई हो सकता है। तो ये अपने पास कंडीशन आ गई किसकी, निम्निष्ठ की। तो ये अपने पास ध्यान रखने लायक बात थी कि निम्निष्ठ कितना आया, निम्निष्ठ हमें मिलेगा डेल्टा बराबर प्लस माइनस 2 एम पाई पी, या अल्फा बराबर प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस एम पाई, इस पे मिलेगा। एम कोई पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि डेल्टा बाई 2 कितना होता है, अल्फा यानी डेल्टा बाई 2 वो होता है पाई अपॉन लेमडा ई साइन थीटा, ये होना चाहिए प्लस माइनस एम पाई। अल्फा बराबर लेना है ना एम पाई, तो अल्फा का मान कितना, पाई ई साइन थीटा अपॉन लेमडा, ये एम पाई। यहाँ से लेमडा इधर चला गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया इधर, तो क्या बचा, ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लेमडा। ये निम्निष्ठों की शर्त कहलाती है, मुख्य निम्निष्ठों की। एम के मान जैसे जैसे रखते जाओगे उन्हीं कोणीय स्थितियों पर आपको पर्दे पर निम्निष्ठ मिलते जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये निम्निष्ठ है, इन निम्निष्ठों की स्थितियां आपको मिलती जाएंगी एम के मान जैसे जैसे रखते जाओगे। ये अपने पास था अभी तक का मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात कर लिया। अब इससे आगे वाला है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।